प्रणाम सभी भैया बहनों को। इकाई 1 कृषि परिचय। एग्रीकल्चर कृषि संकाय अध्ययन करने के लिए कक्षा 11वीं में कृषि विषय हमने लिया है। तो कृषि विषय अध्ययन के लिए क्यों रखा गया है, पढ़ाई के लिए कृषि विषय को क्यों रखा गया है, यह समझना बहुत ज़रूरी है। आज जो भी लोग इस व्यवसाय में है वो सभी अप्रशिक्षित है। अप्रशिक्षित का अर्थ, इसका मतलब उन्होंने इस विषय का सिद्धांत क्या है यह पढ़ा नहीं। क्योंकि हम देखते हैं कोई पुल अगर बनाना है, रेलवे लाइन बनाना है, बिल्डिंग अगर बनाना है तो उस विषय का विशेषज्ञ देखा जाता है, उस विशेषज्ञ से सलाह ली जाती है, तब बनाए जाते हैं। तो कृषि भी एक ऐसा ही विषय है जिसके लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों से सलाह लेना अनिवार्य होता है। दूसरी बात, गणित विषय के जितने भी शाखाएं निकलती है वे सभी शाखाएं सिद्धांतों पर कार्य करती है। वैसे ही कृषि विषय भी सिद्धांतों पर कार्य करता है। इसमें गणित की भी आवश्यकता पड़ती है, केमिस्ट्री की भी आवश्यकता पड़ती है, दूसरी बात हमें फिजिक्स की भी आवश्यकता पड़ती है और जूलॉजी और बॉटनी की भी आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि इन सभी विषय के बगैर कृषि कार्य करना संभव नहीं होता है। हम देखते हैं ना, जैसे हमें खेती में हल ही चलाना पड़ता है, तो हल करार है या सेव है, यह फिजिक्स के सिद्धांत पर कार्य करता है ना। इसके लिए फिजिक्स ज़रूरी है ना। गणित भी उसमें आती है, वह भी ज़रूरी है क्योंकि कोण निकालना पड़ता है ना। तभी वह हल चल सकता है, मृदा बन सकती है। जब खाद डालने पड़ते हैं तो कीटाणुनाशक दवाइयाँ डालनी पड़ती है, तो जानकारी के लिए हमें रसायन की आवश्यकता पड़ती है, कृषि रसायन की। समय समय पर हमें उत्पाद बेचने पड़ते हैं, तो उसमें कॉमर्स की भी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए कृषि अर्थशास्त्र भी इसमें दिया गया है, कंप्यूटर साइंस भी दिया गया है, ट्रिग्नोमेट्री भी दी गई है, ज्यामिति भी दी गई है। यह सभी विषय कृषि में अनिवार्य हो जाते हैं। तो पढ़ते हैं कृषि परिचय। तो इसमें पहला प्रश्न, सघन खेती किसे कहते हैं? सघन खेती किसे कहते हैं? तो सघन खेती में हम देखते हैं सघन खेती क्या है। सघन खेती तो एक निर्धारित क्षेत्रफल में उपलब्ध साधनों का समुचित उपयोग करते हुए लगातार खेती करके अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाता है, सघन खेती कहलाती है। क्या करते हैं, एक निर्धारित क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में साधनों का यानी कृषि के सभी साधन, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन, साहस और जितने कृषि करने के साधन हैं अपने पास में, उन सभी साधनों का अच्छे से उपयोग करके, समुचित उपयोग करते हुए लगातार खेती करके एक फसल के बाद दूसरी फसल या अंतर कृषि, उसी के अंदर जैसे सोयाबीन जब तक पत्ती पर रही तब तक वही फसल रहेगी, और जैसी ही पत्ती झड़ी उसकी पकने पर आई उसके बाद 15-20 दिन ले लेता है, तो उसते में हम बीच में कोई क्रॉप लगा देंगे, फसल लगा देंगे। सोयाबीन कटेगी तब तक वो पत्ती पर आ जाएगी, पेड़ बन जाएंगे। और ठीक सोयाबीन काटने के बाद में हम उसी फसल में तीसरी फसल बो देंगे। उसने फल दिए,
पकने की रास्ता नहीं देखेंगे, कटने की रास्ता नहीं देखेंगे, तीसरी फसल बो देंगे। तो इस प्रकार लगातार खेती करके अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाता है, इसे सघन खेती कहते हैं। कटने की रास्ता नहीं देखी जाती है और फसल पे फसल बोई जाती है। दूसरा प्रश्न, जीवांश खेती किसे कहते हैं? जीवांश खेती, तो जीवांश खेती के लिए खेती की वह प्रणाली जिसमें उर्वरकों, कीटनाशकों, कवकनाशकों व वृद्धि नियंत्रकों आदि का प्रयोग नहीं किया जाता है, जीवांश खेती कहलाती है। यानी जीवांश का संरक्षण करने वाली कृषि कौन सी कहलाएगी? जीवांश खेती। जीवांश का संरक्षण, तो जीवांश को आज नष्ट करने के लिए कृषक क्या करता है? खेतों में खूब उत्पादन लेने के प्रलोभन से खूब ज़्यादा मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करता है। यूरिया, DAP, सुपर फास्फेट, कैल्शियम, नाना प्रकार के खाद। दुकान वाले ललचाते हैं और कृषक भोले भाले होते हैं, वह बेचारे खरीदते जाते हैं और अपने उत्पादन को बढ़ाते जाते। यह नहीं देखते कि उर्वरक क्या चीज़ है। उर्वरा शक्ति को नष्ट करने वाले, भूमि की उर्वरा शक्ति को उर्वरक नष्ट करते हैं, है ना, क्योंकि उसमें खूब ज़्यादा मात्रा में रासायनिक पदार्थ होते हैं। और ये रासायनिक पदार्थ हमारे लाभदायक जो जीवाणु होते हैं जीवांश मृदा में, उन लाभदायक जीवाणुओं को नष्ट करते। ऐसे कीटनाशक, खूब ज़्यादा मात्रा में कीटनाशकों का प्रयोग करने से कीटनाशक उर्वरकों से भी ज़्यादा घातक होते हैं। क्यों? क्योंकि उर्वरक तो जहाँ ज़मीन पर पड़ते हैं वहीं जीवाणुओं का नाश करते हैं, नष्ट करते हैं जीवाणुओं को, परंतु कीटनाशक जो है वो हवा में जो लाभदायक जीवाणु होते हैं उन्हें भी नष्ट कर देते। देख रहे हैं ना आजकल हम कि हमारे खेतों में जो चींटियाँ होती है वह नहीं हो रही है। क्यों? चींटियाँ लाभदायक है, वो बहुत अंदर से जीवांश पदार्थों को निकाल करके ऊपर ले आती है। देखते ना, बमुटले की मिट्टी बहुत काम में आती है। क्यों? क्योंकि वो जीवांश मृदा ऊपर लाई हुई होती है। कई दवाइयों के भी काम आती है क्योंकि जीवांश होते हैं उसमें। तो ऐसे ही कीटनाशकों का प्रयोग करने से क्या हो रहा है कि हवा में जो लाभदायक जीवाणु होते हैं, जैसे मधुमक्खियाँ, वो हमारे लाभ के लिए होती है। क्यों? क्योंकि वो एक पौधे से उड़ कर के दूसरे पौधे पर जब जाती है तो परागण कराती है। परागकण एक पौधे से दूसरे पौधे पर ले जाती है। अब जब कीटनाशक का प्रयोग करेंगे तो वो मधुमक्खी मर जाएगी, है ना। इसी प्रकार चिड़िया आजकल गाँव में दिखना बंद हो गई। हम देख रहे गाँव रानी चिड़िया, वो हमारे खेतों के आसपास या हमारे घरों के आसपास जितने भी हानिकारक कीट होते थे उन हानिकारक कीटों को खाती थी। परंतु ये कीटनाशक दवाओं के कारण वो चले गए। कौवे वो लाभदायक होते हैं, है ना, तो हानिकारक जो सर्प बिच्छू होते हैं उनको खाते हैं। ये कीटनाशक दवाओं के कारण वो बेचारे हमारे क्षेत्र से चले गए। इस प्रकार बगुला, है ना, चने की इल्ली खाने के लिए आता, परंतु कीटनाशक दवाओं का खूब ज़्यादा प्रयोग करने से आजकल बगुले भी दिखाई नहीं दे रहे। और हम जो वो गिद्ध बोलते हैं, ढोक, वो तो खूब ज़्यादा मात्रा में हमारे क्षेत्र में थे, परंतु ये कीटनाशक दवाओं के उपयोग के कारण वो बेचारे यहाँ से पलायन कर गए ऐसे क्षेत्र में जहाँ इनका उपयोग नहीं किया जाता। तो ये देख रहे हैं हम कि खेती की वह प्रणाली जिसमें उर्वरकों, कीटनाशकों, कवकनाशकों व वृद्धि नियंत्रकों, लाभदायक जीवाणुओं की वृद्धि करने वाले ये नियंत्रकों आदि का प्रयोग नहीं किया जाता है, ऐसे तत्वों का, है ना, जीवांश खेती कहलाती है। यानी जीवांश मात्रा को बढ़ाने वाली खेती जीवांश खेती। अब चलते हैं टिकाऊ खेती किसे कहते हैं। टिकाऊ खेती से आप क्या समझते हैं? इसके नीचे चित्र दिए हुए हैं, सघन खेती का भी है, जीवांश खेती का भी है, टिकाऊ खेती का भी है। आप इन प्रश्नों के बाद ध्यान से देखेंगे चित्रों को। कृषि एवं प्राकृतिक संसाधनों का सफल प्रबंध, कृषि के साथों साथ
प्राकृतिक संसाधन, प्रकृति ने हमें हवा, पानी, धूप, मिट्टी, ये जो प्राकृतिक संसाधन दिए हुए हैं, पत्थर, इनका सफल प्रबंध जिसके द्वारा निरंतर फसल उत्पादन में वृद्धि करके आय, ये क्या है, आम करके आम जनता की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करना। कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों का सफल प्रबंध जिसके द्वारा निरंतर फसल उत्पादन में वृद्धि करके आम जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, पर्यावरण को शुद्ध रखना तथा सभी प्राकृतिक संसाधनों को भविष्य के लिए संचित रखना टिकाऊ खेती कहलाती है। टिकाऊ का मतलब प्राकृतिक संसाधनों को या पर्यावरण को बचा करके रखना ही टिकाऊ खेती है शॉर्ट में। अब ऊर्जा खेती किसे कहते हैं? तो ऊर्जा खेती फसलों के साथ साथ ऊर्जा शक्ति के लिए शीघ्र वृद्धि करने वाले वृक्षों जैसे ल्यूसियाना, कास्युआरिना व यूकोलिप्टस का उगाना ऊर्जा खेती कहलाती है। ऐसे पौधे जो ऊर्जा प्रदान करते हैं, है ना, ऊर्जा शक्ति में काम आते हैं, ऐसे पौधों को उगाना ऊर्जा शक्ति कहलाती है। जैसे हम देखते हैं चंद्र ज्योत जिसको बोलते हैं, तो चंद्र ज्योत का पौधा डीजल बनाने के काम आता है ना। तो फसलों के साथ साथ ऊर्जा शक्ति, फसल की फसल हो जाती और ऊर्जा शक्ति के लिए शीघ्र वृद्धि करने वाले वृक्ष ये कौन कौन से होते हैं? ल्यूसियाना, कास्युआरिना व यूकोलिप्टस का उगाना ऊर्जा खेती कहलाती है। अब चलते शिकार युग क्या है? तो शिकार युग इस युग में जब पूर्व में कृषि नहीं करते थे हमारे पूर्वज, है ना, आदि मानव से जब मानव में आए, इंसानियत से होती है, समझदारी से होती है। तो समझदारी जब मानव में आई उसके पूर्व आदि मानव क्या करते थे कि अपना जीवन यापन, सामाजिक विज्ञान में आपने पढ़ा है मानव का विकास कैसे हुआ। तो इस युग में मनुष्य को भोजन 2 माध्यमों से प्राप्त होता था। कौन से माध्यमों से? 2, प्रथम जानवरों को मारकर खाना, है ना, क्या करते थे, पेड़ों पर जीवन यापन था, नीचे तो दलदल ज़मीन थी, पेड़ों पर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर चलते थे और जानवरों को पकड़ करके उन्हें आग जलाना सीखा, यानी पत्थरों से पत्थर टकरा करके। जैसे आज भी बुजुर्ग लोग जब चिलम देखते हैं जलाते हैं वो गाँव में, तो पत्थर से पत्थर घिस करके कपास जलाते हैं और उस कपास से फिर आग जलाते हैं, है ना। तो ऐसे ही पत्थरों को पीट करके चिंगारी निकाल करके आग जलाते थे और जानवरों का मांस फिर पहले कच्चा ही मांस खाते थे, फिर उसे भूंज करके खाने लगे, है ना। भूंजने से जहाँ पर वो भूंजते थे, यानी अपने अपने गुफाओं के पास में जानवरों को लाते थे और वहाँ मांस को भूंज करके खाते थे। इससे मांस पक करके माने खाना सीखे। तो उसकी जो राख होती थी, उस राख में वे दूर घास के जो बीज होते थे, जिस समय पर खूब बरसात होती थी, खाने के लिए, शिकार करने के लिए जाने के लिए समय नहीं रहता था, ऐसे समय पर वे वहाँ जो घास दूर दूर, जैसे धान है, धान एक घास है ना, गन्ना है, यह एक घास है, क्योंकि ग्रेमिनी कुल के है, ये गेहूँ एक घास है। तो ये बीज जंगल से ला करके वो जहाँ जानवर भूंजते थे उस राख पर वे लगा देते थे। राख के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, सुपर फास्फेट, पोटास, सभी तत्व, कैल्शियम, ऐसे सभी तत्व होते थे विद्यमान। वहाँ वे दाने लगा देते थे और वहाँ
पर अनाज उत्पादित हो जाता था, जो उन्हें जब जानवर नहीं मिलते थे ऐसे समय पर वे उन अनाजों का उपयोग करते थे। तो क्या होता था, कृषि वह उद्यम है जो शिकार युग, इस युग में मनुष्य को भोजन दो माध्यमों से प्राप्त होता था। प्रथम जानवरों को मारकर खाना और दूसरा माध्यम था जंगली वृक्षों के फलों को खाना, है ना। तो यह देख रहे हैं हम, आम है, जाम है, ये जो भी अभी खेती में केला है, ये सब जंगलों में होता था। तो इन्हें फिर धीरे धीरे शुद्धता की ओर लाया गया वैज्ञानिक तकनीकी के माध्यम से। तो आज वो सुंदर और मीठा हो गया, पौष्टिक हो गया। तो ऐसे जंगली, आज भी जंगल में बहुत से फल है, जैसे कोसुम हुआ, है ना, महुआ भी काम में आ जाता है और उसका जो फल होता है वह भी काम में आता है। तो ऐसे जंगली वृक्षों के फलों को खाना, ये युग शिकार युग था। अब चलते हैं कृषि को परिभाषित कर इसके प्रकार लिखे हैं। अब आते हैं हम अपने एग्रीकल्चर पर, समझेंगे कि कृषि के किसे कहते हैं। तो कृषि वह उद्यम है, मेहनत है, कृषि ऐसी तकनीकी है, ऐसी टेक्नोलॉजी है ना, ऐसा कार्य है। कृषि वह उद्यम है जो मानव की मूलभूत आवश्यकता क्या है मानव की? रोटी, कपड़ा और मकान, है ना। ये तीनों आवश्यकताओं की पूर्ति मानव की कौन करता है? कृषि करता है। तो सबसे प्रमुख विषय अगर कहा जाए जो मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला, वह विषय कृषि विषय है। तो यह सबसे बड़ा विषय है। इसके बाद जब मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होगी तब व्यक्ति इंजीनियरिंग की ओर जाएगा, मेडिकल की ओर जाएगा, व्यापार की ओर जाएगा। तो ये वाला विषय जो है कृषि विषय, यह छोटा है कि बड़ा है? सबसे बड़ा विषय है। कृषि वह उद्यम है जो मानव की मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति के लिए, मानव की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है। क्या कराता है? कच्चा माल उपलब्ध कराता है यह विषय। कृषि मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक होती है पारंपरिक कृषि और दूसरी होती है टिकाऊ कृषि। पारंपरिक कृषि किसे कहते हैं? पारंपरिक कृषि जो आज अप्रशिक्षित लोग, कोई काम नहीं मिल रहा है तो चलो खेती कर लेते। क्या करते हैं? पहाड़ों को वो धीरे धीरे चीर करके वहाँ का घास नष्ट करते हैं, है ना। पहले तो जंगल काटते हैं, फिर वहाँ पशु बांधेंगे, पशुओं का जीवांश पदार्थ वहाँ गिरेगा तो घास निकलेगी। फिर दो चार साल जब वहाँ खूब बड़ी बड़ी घास होने लग जाती, समझ जाते हैं कि यहाँ जीवांश मृदा हो गई है, तो फिर वहाँ धीरे धीरे हल से उस ज़मीन को बनाते हैं। और जब वो ज़मीन बन जाती है, वहाँ घास नहीं निकलती है, तो वहाँ फसल बोना शुरू कर देते हैं। फसल की निंदाई गुड़ाई करते, घास नहीं निकलने देते, तो फिर वहाँ उपजाऊ फसलें निकलने लग जाती है। ऐसी पारंपरिक कृषि है। और दूसरी है टिकाऊ कृषि। टिकाऊ कृषि की परिभाषा हमने पढ़ी ऊपर कि कैसी होती है टिकाऊ कृषि, कि उर्वरकों, जीवांश पदार्थों आदि का प्रयोग किए बिना ही निरंतर फसल उत्पादन में वृद्धि करके आम जनता की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करना, पर्यावरण को शुद्ध रखना, यानी ऐसे तत्व नहीं डालना उसमें जो पर्यावरण को खराब करे, है ना, तथा सभी प्राकृतिक संसाधनों को भविष्य के लिए संचित रखना। इसका मतलब समझदार खेती होती है। विरासत में हमें जैसी कृषि मिली हम वैसी ही अगली पीढ़ी को दे, ऐसी होती है टिकाऊ कृषि। अगला स्थानांतरित खेती, है ना। तो या झूमिंग खेती कैसे कहते हैं? वह खेती जिसमें किसी स्थान विशेष की उर्वरा शक्ति कम हो जाने पर मनुष्य दूसरे स्थान पर जंगलों को साफ करके खेती करने लगता है।
इसको बोलते हैं झूमिंग खेती या स्थानांतरित खेती। एक मैंने बोला था ना, एक गुफा के वहाँ पर जब वह जानवर भूंज करके खाते और फिर वहाँ पर वो पौधे लगाते, देखते कि यहाँ पौधे होना बंद हो गया, इसका मतलब है कि जीवांश पदार्थ वहाँ का ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया। तो दूसरी जगह, जब तक वहाँ फसल थी तब तक वे दूसरी जगह जानवरों को भूंज करके खाते थे, तो उस राख पर फसल बोना शुरू कर देते। फिर वहाँ पर जब फसल हो गई तो दूसरी जगह पर राख जमा करना यानी चूल्हा सिलगाना शुरू करते। ऐसे राख फैला फैला करके वे लोग एक जगह से दूसरे जगह, ऐसे ही हमने देखा हमारे बैतूल में ज़्यादातर पहाड़ों पर खेती करते हैं, है ना। 2-3 साल तक एक पहाड़ी पर फसल लेते, जगनी कोदो कुटकी, फिर दूसरे जगह पर लेने लग जाते, है ना। तब तक वहाँ घास उगती है, तो ये घास जब सड़ती है तो इसकी हरी पत्ती के द्वारा, दूसरी चीज़ पानी जो इसके नीचे से बहता है, तो वहाँ जीवांश पदार्थ ये जड़ों को रोकते हैं घास, तो वहाँ जीवांश ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं। इससे क्या होता है, वहाँ मृदा जीवांश होती है। अब हम देखते हैं चित्र में, यह है परंपरागत विकास योजना, पुरानी योजना के अनुसार कृषि करना है। फिर आगे अगले इसमें हम देखेंगे, ये यहाँ दिया हुआ है टिकाऊ खेती, है ना। यहाँ देख रहे हैं हम कि एक साथ में यह ऐसे पदार्थों का उपयोग कर रहा है जो अगली पीढ़ी को वह कृषि जैसे कि वैसे ही दे। यहाँ चित्र में हम देख रहे हैं सघन खेती के सहारे बागवानी करना, संसाधनों का, सभी संसाधनों का उपयोग करके, प्लास्टिक की पन्नी लगा करके इन्होंने क्या किया है, खरपतवार इसमें नहीं होंगे। दूसरी चीज़, यहाँ का जीवांश पदार्थ वाष्पित नहीं होगा। और जितने हम तत्व डाल रहे वे सभी फसलों को प्राप्त होंगे, नमी बनी रहेगी, खरपतवारों से फसलों को नुकसान नहीं होगा। सघन खेती, ये देख रहे हैं झूमिंग खेती, ऐसे पहाड़ों को जला करके फिर वहाँ पर ऐसी कृषि की जाती है ना। यहाँ देख रहे हैं स्थानांतरित कृषि, झूमिंग कृषि। यहाँ पर पहले ये पहाड़ों पर जंगली वृक्ष हुआ करते थे, उनको काट कर ये ऐसे पहाड़ों को उठाते और इधर नीचे में ऐसी फसल बोते जाते, है ना। इस प्रकार से तकनीकी कृषि की जाती है। ये जीवांश कृषि, जीवांश पदार्थों के, है ना। ये देख रहे केचुआ खाद, और ये बनाते जाता है, इसके ऊपर भी बीज डाल देते हैं, ऐसे निकलते जाता है। जैविक खेती है, जैविक पदार्थों का उपयोग करके। धन्यवाद भैया बहनों। अगले PDF में हम पढ़ेंगे स्थानांतरित खेती या झूमिंग खेती कहलाती है। ये शेष रह गया है ऊपर का, इसको पूरा कर लेते हैं। तो स्थानांतरित खेती या झूमिंग खेती की यह विधि प्रारंभिक कृषि युग में अपनाई जाती थी। जब कृषि का प्रारंभ हुआ उस समय अपनाई जाती थी। असम और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में आदिवासी जातियों द्वारा इस प्रकार की खेती आज भी की जाती है। धन्यवाद। आगे पढ़ेंगे हम टिकाऊ खेती को परिभाषित कीजिए। प्रणाम।